एवरीवन, वेलकम टू नायक जीएस क्लासेस। मैं हूं रूपेंद्र नायक और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये है छत्तीसगढ़ का आदिवासी विद्रोह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह के बारे में। थोड़ी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। बस्तर, अधिकांश आदिवासी विद्रोह इसी क्षेत्र में ही हुए हैं। इस क्षेत्र में ही हमारे आदिवासी निवास करते रहे हैं प्राचीन काल से ही। जब इनके संस्कृति पर, इनके जीवन शैली पर बाह्य सत्ता, विदेशियों की सत्ता का आक्रमण हुआ, हस्तक्षेप हुआ, तो आदिवासियों का जो है आक्रोश बढ़ गया। इन विदेशी सत्ता के आक्रमण से, उनके हस्तक्षेप से उनकी जीवन शैली भंग हुई, उनकी संस्कृति भी भंग हुई, उन पर अत्याचार बढ़े, उनका शोषण हुआ, विभिन्न उनसे बेगारी कराई गई, उन पर कर लगाए गए, उनके रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगाए गए। इन सभी क्रियाकलापों ने उनके आक्रोश को बढ़ा दिया और इस आक्रोश ने धीरे धीरे विद्रोह का रूप ले लिया। इसे हम छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो चलिए एक एक करके इन विद्रोहों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम देखते हैं आदिवासी विद्रोह। छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह। ठीक है, सबसे पहला विद्रोह हम देखते हैं हल्बा विद्रोह। (1774) से लेके 1777 तक हल्बा विद्रोह। शासक थे काकतीय वंश के। कौन थे? दलपत देव। इनकी 2 संतानें थी, दरियाब देव और अजमेर सिंह। जब दलपत देव की मृत्यु हुई तो इन दोनों के मध्य सत्ता संघर्ष स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। अब इनके पिता की मृत्यु हुई तो गद्दी हथियाने के लिए भी सत्ता संघर्ष स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब अजमेर से थे लोकप्रिय, प्रजापालक थे तो लोकप्रिय थे तो समर्थन प्राप्त था। किसका? हल्बा का, हल्बा जनजाति। तो सत्तासीन हो गए, सत्ता में आ गए। हार गए कौन? दरियाब देव। अब हारा हुआ व्यक्ति कहाँ जाएगा? किसी के शरण में ही तो जाएगा। किसके शरण में पहुंच गए भाई? जयपुर के शासक थे। कौन थे? विक्रम देव। जयपुर के शासक विक्रम देव के शरण में पहुंच गए। अब इन दोनों में खिचड़ी पकी, एक संधि किए और संधि के तहत इन लोग पहुंच गए कहाँ? भोसलों के पास, भोसला शासकों के पास पहुंच गए। अब यही कुछ नहीं कर सकते थे। अब इन लोग अब ब्रिटिश के शासन के पास पहुंच गए। कंपनी थी उस समय, तो कंपनी के पास पहुंचे। कंपनी के अधिकारी कौन थे? जॉनसन। ठीक है, देखिए, ये गया जयपुर के शासक विक्रम देव, ये गए भोसलों के शासक जो गए थे वो कंपनी जॉनसन अधिकारी के पास गए। ठीक है, इनके पास पहुंच गए तो इन तीनों के मध्य एक संधि हुई कि भाई बस्तर पर से आक्रमण होगा, जगदलपुर पे आक्रमण होगा, लेकिन उसके बदले आपको हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी। अब भोसला मराठा जो थे और कंपनी, ये दोनों ही इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। बंजारों के माध्यम से ये जाना चाह तो रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से एंट्री नहीं मिल पाई थी इन लोग। ये इनके लिए बहुत सुनहरा अवसर था। तो पूर्व की ओर से जयपुर और कंपनी, इन दोनों ने हमला किया और उत्तर की ओर से किया मराठों ने। अब
इतना ज़बरदस्त प्रहार था तो अजमेर सिंह भाग गया। अब प्रजाप्रिय शासक था तो कहाँ जाएगा, अपने प्रजा के पास। फिर से आदिवासियों को संगठित किया, फिर से हमला किया। किस पे? दरियाब देव पे। इस समय फिर से भाग गया, दरियाब देव फिर हार गया। फिर से जयपुर के विक्रम देव के पास पहुंच गया। तो इस समय सैन्य सहायता की सहायता से फिर से वो गद्दी पर आ गया और इस समय अजमेर सिंह को एक युद्ध में पराजित हो गया, वो मर गया। अजमेर सिंह इस समय मर गया, दूसरी बार में मर गया। अब क्या हुआ, जो हलवा जनजाति थी जिन्होंने सहायता किया था, इनकी पूरी जनजाति का नरसंहार कर दिया गया, एक को छोड़ के, ताकि वो कहानी बता सके आगे कि ऐसा नरसंहार हुआ था। ठीक है, तो हलवा जनजाति का नरसंहार कर दिया। इस प्रकार उसके बाद 6 अप्रैल 1778 6 अप्रैल 1778 को एक संधि हुई। संधि कोटपाड़ की संधि हुई, इसीलिए ही संधि हुई थी कि कुछ कुछ हिस्से अब ले सकें। अब विक्रमदेव को क्या मिला? विक्रमदेव को पांच गढ़ मिले। कौन कौन से? एक तो कोटपाड़, दूसरा चुकचूड़ा, उमरकोट, पोड़ागढ़ और रायगढ़ा। ये 5 गढ़ इसको मिल गए। किसको? विक्रमदेव को। अब जयपुर तो था ब्रिटिश के अधीन, तो वो सीधा सीधा कंपनी को मिल गया। अब मराठों को क्या मिला? मराठों को मिला 59,000 रुपये टकोली प्रति वर्ष। ये टकोली मिल गई। और जो बस्तर था मराठों का करद राज्य बन गया। इन्होंने एक सीधा सा आश्वासन दिया था कि आप टकोली पटाते रहिए, हम आपके राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपके राज्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा उनका नीति था, ऐसी संधि थी। और कंपनी का तो जैसा था, उनको इस क्षेत्र में प्रवेश करना था। इस प्रकार से जो दरियाब देव थे उन्होंने बस्तर की जो स्वाधीनता थी वो बेच दी। अब सीधा सीधा ये सब पूरा का साम्राज्य इनके अधीन में आ गया। 59,000 रुपये उनको टकोली देना है, किसी प्रकार का कोई और सीधा उनकी एंट्री इस क्षेत्र में, ये सब वो अधीन हो गए, बस्तर इनके अधीन हो गया। ठीक है, तो ये हलवा विद्रोह था। अब हम देखते हैं दूसरा, एक और। भोपालपट्टनम संघर्ष। ये कोई विद्रोह नहीं था, लेकिन देखिए क्या होता है इसमें। भोपालपट्टनम संघर्ष। भोपालपट्टनम संघर्ष कब हुआ? 1795 में। अब इस क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने एंट्री पा ली थी, तो अंग्रेज अधिकारी जो होते थे वो इस क्षेत्र में आते थे विभिन्न प्रकार की चीज़ों को जानने के लिए, इस क्षेत्र के बारे में जानकारी हटता। इसी क्रम में आए थे कैप्टन ब्लंट। कौन आया था? कैप्टन ब्लंट। ये इस क्षेत्र में आ गए थे, कांकेर इन्होंने पहुंच लिए थे। अब इंद्रावती नदी को पार करके ये बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। इस क्षेत्र के शासकों ने इन्हें आगाह किया था इस क्षेत्र में आदिवासियों की जो दहशत थी उसके बारे में, कि वो इस क्षेत्र में किसी विदेशी अनजान को प्रवेश करने नहीं देते हैं। हुआ भी यही, उन्होंने कैप्टन ब्लंट को प्रवेश ही नहीं करने दिया। अब कैप्टन ब्लंट, इन्होंने कुछ बंजारों को पकड़ रखा था। ये इंटरप्रेटर का काम करते थे, मतलब भाषा को समझने के लिए उनकी वार्तालाप करने के बाद भी कैप्टन ब्लंट को प्रवेश नहीं करने दिया। इस प्रकार ये जो भोपालपट्टनम संघर्ष है ना, ये आदिवासियों का संघर्ष है कैप्टन ब्लंट को बस्तर में प्रवेश नहीं करने देने का।
कोई विद्रोह नहीं है, एक प्रकार का संघर्ष था, फिर भी इसको जानना जरूरी है। तो ये था आदिवासियों को। अब हम बात करते हैं परलकोट विद्रोह। बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्रोह है ये। परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह जो प्राचीन सत्यमाड़िया राज्य थे, उसी राज्यों में से एक था परलकोट। ठीक है, परलकोट, ये जो कोटरा, निब्रा और गुडरा, कोटरी, निब्रा और गुडरा, ये 3 नदियां हैं, इसी के संगम पे है परलकोट। ठीक है, परलकोट पे विभिन्न इतिहासकार और लेखक मानते हैं कि यहाँ के जो जमींदार थे वो स्वयं को सूर्यवंशी राजपूत कहते थे। कई लेखकों ने यहाँ के शासकों को माड़िया बताया है और कई ने हल्बा जनजाति का बताया है। ठीक है, तो विभिन्न विचारकों का अपना अपना मत है। परलकोट में उस समय शासक थे महिपाल देव, और यहाँ के परलकोट के जमींदार थे गेंद सिंह। ठीक है, अब इस क्षेत्र में अंग्रेजों और मराठों की एंट्री होने लगी, उनका प्रवेश होने लगा। अब प्रवेश था तो वो आदिवासियों के पहुंच बनाने के लिए उनके जीवन शैली में घुस गए और उनकी जीवन शैली को भंग कर दिया। ठीक है, आदिवासियों की जीवन शैली को भंग कर दिया उन्होंने, उनके जीवन में घुसकर उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहे थे, वो उनका शोषण कर रहे थे, उन पर अत्याचार बढ़ रहा था। तो इन सब कारणों से आदिवासियों में आक्रोश बढ़ा, इसने विद्रोह का स्वरूप ले लिया। गेंद सिंह जो वहाँ के जमींदार थे, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गेंद सिंह, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया है। इनका मुख्य उद्देश्य था इस विदेशी सत्ता मराठा और अंग्रेजों को इस क्षेत्र से बाहर करना, यही इनका मुख्य उद्देश्य था। विद्रोह का भी यही मुख्य उद्देश्य था। तो इसी क्रम में 24 दिसंबर 1824 को कहाँ? परलकोट में, इसीलिए परलकोट विद्रोह बोलते हैं। परलकोट में बैठक हुई गेंद सिंह के नेतृत्व में कि विद्रोह करना है। धीरे धीरे ये जंगल के आग तरफ फैली। कैसे फैली? धावड़ा वृक्ष की टहनी को, किसको? धावड़ा वृक्ष की टहनी, इसको विद्रोह का प्रतीक बनाया गया। धावड़ा वृक्ष की टहनी को विद्रोह का प्रतीक बनाया गया कि इसके पत्ते को सूखने से पहले क्रांतिकारियों को क्रांति का संदेश एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना होता था। यही कारण है कि ये बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह फैल गया। अब इस विद्रोह में वो करते क्या थे? सीधा सा एक काम करते थे कि वो किसी भी ब्रिटिश अधिकारी, सैन्य अधिकारियों को और मराठा सैन्य अधिकारियों को पकड़ते थे एम्बुश लगाकर और उसको काट डालते थे। मतलब इस विद्रोह ने एक हिंसक रूप ले लिया। इस हिंसात्मकता के कारण मराठा और ब्रिटिश गुट में एक दहशत का माहौल आ गया। उस समय थे ब्रिटिश अधीक्षक जो छत्तीसगढ़ के थे, वो थे एगेन्यू। इन्होंने कैप्टन पेबे को, किसको? कैप्टन पेबे को दमनकर्ता नियुक्त किया। अब विद्रोह का दमन करना जरूरी हो गया था, तो दमनकर्ता नियुक्त किया कैप्टन पेबे को। 4 जनवरी 1825 का दिन विद्रोह का दमन का कार्यवाही शुरू हुआ। 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 10 जनवरी 1825, इस दिन गेंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और
18 जनवरी 1825 सॉरी 20 जनवरी 1825 इस दिन इन्हें फांसी लगा दी गई, इनके महल के सामने ही। पारलकोट का जो विद्रोह था, इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी सत्ता को बाहर करना, एक प्रकार से अपने क्षेत्र से स्वाधीनता बनाए रखना, अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता बनाए रखना, यही इसका विद्रोह का मुख्य उद्देश्य है। एक प्रकार की क्रांति थी। इस प्रकार हम गेंद सिंह को बस्तर का, वरन हम छत्तीसगढ़ का भी प्रथम शहीद बोल सकते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद जो है हम गेंद सिंह को बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है हमेशा। ठीक है, तो ये पारलकोट विद्रोह था। अब हम देखते हैं तारापुर का विद्रोह। किसका? तारापुर का विद्रोह कब हुआ? 1842 से 1853। ठीक है, तारापुर विद्रोह। तारापुर है कहाँ? ये जो जगदलपुर है उससे करीबन, जगदलपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है ये। ठीक है, 80 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ? दक्षिण पश्चिम में तारापुर। उस समय शासक कौन थे? भूपाल देव। अब भूपाल देव, ये महिपाल देव के दो पुत्र थे, भूपाल देव और दलगंजन सिंह। तो इस समय शासक थे और ये थे जमींदार तारापुर के। उस समय नागपुर में भोसलों का शासन था। ठीक है, नागपुर में था भोसलों का शासन। भोसलों के मराठों के शासन से आदेश आया कि तारापुर परगने का कर बढ़ा दिया जाए। अब शासक भूपाल देव ने ये आदेश जारी करके कर को बढ़वा दिया। इससे दलगंजन सिंह और आदिवासी नेता बहुत कुपित हो गए और मांझी आदिवासी नेता और दलगंजन सिंह, इनके नेतृत्व में एक बैठक हुई और बढ़े हुए कर को, और दीवान जगबंधु, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है ये, दीवान जगबंधु, इन्हीं के प्रतिवेदनों पर ही नागपुर के मराठा शासन में बढ़ाया गया था कर को। तो इनको हटाना था, क्योंकि ये अत्याचार करते थे कर को वसूलने के लिए, शोषण करते थे आदिवासियों का अधिक कर को वसूलने के लिए। तो इनको हटाना था मुख्य उद्देश्य, और बढ़े कर को वापस करना था। ये दो मुख्य उद्देश्य थे। इसी दोनों मुद्दों के साथ ही विद्रोह का प्रारंभ हुआ और योजनाबद्ध तरीके से दीवान जगबंधु को बंदी बना लिया गया है एक दिन। अब मराठों से आदेश आया भूपाल देव को कि उनको छुड़ाओ, तो इनके हस्तक्षेप से उनको छोड़ तो दिया गया। अब ये छूटते ही नागपुर की सैन्य सेना की सहायता से इन आदिवासियों पर टूट पड़े और दलगंजन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ये बेचारे लगभग 6 महीने तक जेल में रहे। बाद में जब इस प्रकरण की जांच हुई तो सबसे पहले तो दलगंजन सिंह को छोड़ा गया और आदिवासियों पर जो कर लगाया गया था उसको हटा दिया गया था। उस समय रेसिडेंट कौन थे नागपुर के? तो मेजर विलियम्स है ना, मेजर विलियम्स, ये रेसिडेंट थे नागपुर के। इनके आदेश पर कर वापस हो गया और दीवान जगबंधु को उनके पद से हटा दिया गया। ठीक है, तो एक प्रकार से ये तारापुर का विद्रोह एक सफल विद्रोह था, क्योंकि आदिवासियों ने जो जिन मुद्दों को आगे रखकर विद्रोह किया था उनको मान लिया गया और ये विद्रोह शांत हो गया। एक प्रकार से एक सफल विद्रोह था ये तारापुर का विद्रोह। ठीक है, अब हम देखते हैं मेरिया विद्रोह को।
मेरिया विद्रोह, आदिवासी इस क्षेत्र में, बस्तर के क्षेत्र में बहुत समय से रहते आ रहे हैं। इनकी अपनी एक विशेष संस्कृति है, प्रथा है। उसी संस्कृति में से एक संस्कृति है, प्रथा है नरबली की प्रथा। निश्चित तौर पर एक कुप्रथा है ये। अंग्रेज इसे हटा रहे थे। पूरे भारत भर में भी, भारत के विभिन्न हिस्सों में ये प्रथा अनवरत रूप से जारी थी तत्कालीन समय में। उड़ीसा के कालाहंडी में भी थी ये, वहाँ से भी हटाया अंग्रेज़ों ने इसको। मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 इसका समय, टाइम पीरियड। उसके बाद एगेन्यू, ब्लंट, जेनकिंस, इन्होंने अपने प्रतिवेदनों में बताया कि जब वो उस क्षेत्र में गए विभिन्न जानकारियाँ जुटाने के लिए, आदिवासियों को समझने के लिए, तो उनको एक इस नरबली की प्रथा के बारे में जानकारी हुई। जब ये ब्रिटिश उच्चाधिकारियों के बाद पहुंची नागपुर में, तो वहाँ से मराठों को आदेश जारी हुआ कि आप इनको हटवाइए। और मराठों ने भोपाल देव, जो शासक थे उस समय, उनको बोला कि आपके क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, इसे तुरंत बंद करवाइए। भोपाल देव ने सीधे सीधे अनभिज्ञता जाहिर की इस संबंध में, और कहा कि अगर ऐसी कोई गतिविधि है तो उसको जल्दी से बंद करवा देंगे। नागपुर से भोसला सेना की सैन्य टुकड़ी 22 वर्षों के लिए यहाँ नियुक्त कर दी गई। अब ये हो कहाँ रहा था? डंकनी शंखनी नदी के तट पर है दंतेश्वरी माता का मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर। यहीं पर ये प्रथा होती थी। तो आदिवासियों ने इसे अपनी संस्कृति पर सीधे सीधे प्रहार माना और इसके विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया। उस समय दीवान कौन थे? दलगंजन सिंह। उन्होंने भी इस विद्रोह को दबाने के लिए कुछ किया नहीं, समर्थन भी नहीं दिया, लेकिन उसको दबाने के लिए भी कुछ नहीं किया। इसलिए जो दीवान थे उसको हटाया और वामन राव को दीवान नियुक्त किया गया। आदिवासी शांति नहीं हो रहे थे। इन्हीं के सलाह पर तहसीलदार शेर खां, इनको नियुक्त किया गया। तहसीलदार शेर खां को यहाँ पे दमनकर्ता नियुक्त किया गया। आदिवासी विद्रोह कर रहे थे, तो वामन राव तहसीलदार शेर खां ने सैन्य सहायता के साथ इन आदिवासियों को दमन करना शुरू कर दिया गया। इनके घरों को जला दिया गया, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा दिए गए। एक अमानवीय कृत्य, अमानवीय कुप्रथा जो थी, जो नरबली के रूप पर चल रही थी, जिसे हम मेरिया कहते हैं आदिवासी भाषा में, उसको समाप्त करने के लिए एक अमानवीय तरीके से दमन चक्र चलाया गया। निश्चित तौर पर एक कुप्रथा थी, लेकिन इसको समाप्त करने के लिए चलाया गया विद्रोह, इसको चलाने वाला दमन का जो चक्र था वो भी सही नहीं था, उचित नहीं था, अमानवीय था। इस प्रकार ये मेरिया विद्रोह है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। थैंक यू।